Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. Take out your EVS book and take out the first unit. The first unit is Me and My Family. And the first chapter is Loving Family. Let's start the chapter. During earlier times, all the members of a family used to live together in big joint families, but slowly over the years, joint family system has been replaced by the small nuclear families due to the following reasons. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि पहले के टाइम अर्लियर टाइम में जो मेंबर्स थे फैमिली के वो एक साथ रहते थे जॉइंट फैमिली फॉर्म में, पर बाद में उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम पीरियड के बाद हम न्यूक्लियर फैमिली में रहने लग गए। ओके, न्यूक्लियर फैमिली मतलब कि एक स्मॉल फैमिली जिसमें पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसे रीजन दे रखे हैं जिसकी वजह से जो फैमिली में चेंजेस आने लग गए, यानी कि ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली फॉर्म हुई। चलिए जानते हैं इन चेंजेस के बारे में। First point is people often leave small towns and cities and move to big towns and cities in search of better jobs and careers. This is known as migration. कुछ लोग बेटर जॉब्स एंड करियर्स के लिए दूसरे सिटीज में जाते हैं, स्टेट्स में जाते हैं, कंट्रीज में जाते हैं। ओके, एंड इससे क्या होता है, इससे उनकी फैमिली जो है वो ब्रेक डाउन होती है। एंड ये जो मेथड है जिसमें जो पर्सन है वो कोई और सिटी में जा रहा है सेटल होने के लिए, कंट्री में जा रहे हैं, तो उसे हम माइग्रेशन बोलते हैं। Now next point is people often have transferable jobs because of which they have to move to different cities. In such cases, the family also shift to a new city. अब कुछ लोगों के ट्रांसफरेबल जॉब्स होते हैं, ट्रांसफर बेस्ड जॉब्स होते हैं, जिसकी वजह से उनको शिफ्ट होना पड़ता है दूसरे सिटी में या कंट्री में। ओके, तो ये इनके साथ साथ उनकी फैमिली को भी फिर शिफ्ट होना पड़ता है, जिससे कि फैमिली का ब्रेकडाउन हो जाता है, ज्वाइंट फैमिली से वो न्यूक्लियर फैमिली में डिवाइडेड हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज people not only change cities, but some people also move to other countries for better education and career prospects. This is known as immigration. Such people are known as immigrants. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कुछ लोग सिटीज में सिर्फ सिटीज को ही चेंज नहीं करते, कुछ लोग कंट्रीज को भी चेंज करते हैं, किसके बेस में, बेटर एजुकेशन पाने के लिए या फिर करियर के लिए। ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन बोलते हैं। और जो पर्सन इमिग्रेट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट्स बोलते हैं। ओके, नाउ बिफोर गोइंग फर्दर देयर इज अ पॉइंट, थिंक एंड आंसर व्हाट आर H1B वीजास। आपको पता करना है ये जो H1B वीजास है ये क्या है। Now the next point is sometimes infrastructure and development forces people to move to other areas. For example, the construction of the dams, bridges and flyovers force people to leave a particular area. Such people are compensated by the government either by money or by land elsewhere. This is known as displacement. अब यहाँ पर बोल रहे कि कभी कभी क्या होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फोर्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर डेवलपमेंट है, उनकी वजह से कुछ लोगों को फोर्स किया जाता है, जो जो लोग वहां पर रह रहे थे, उस एरिया में रह रहे थे, उनको फोर्स किया जाता है कि वो उस प्लेस को छोड़े और कहीं और जाकर शिफ्ट हो जाए। यानी कि जैसे डैम्स वगैरह बनाने के लिए, ब्रिजेस वगैरह बनाने के लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए कुछ लोगों को अपना जो घर वगैरह होता है वो गंवाना पड़ता है उनको, या फिर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देती है घर, या फिर वो कहीं और जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसमें भी जो फैमिली है वो डिवाइडेड हो जाती है। Here you can see the dam being constructed over here. Now the next thing is wars and natural disasters such as floods, earthquakes, tsunami, etc. are also some major causes of displacement of the people. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि वॉर्स भी एक रीजन है डिस्प्लेसमेंट का, और नेचुरल डिजास्टर भी एक रीजन है जिसमें जो फैमिली है वो डिवाइड हो जाती है एक दूसरे, मतलब वो क्या हो जाता है कि गुम भी हो जाते हैं फैमिली मेंबर्स कुछ कुछ। ओके, तो ये भी कुछ ऐसे रीजन है जिनकी वजह से जो फैमिली है वो डिवाइड हो जाती है। And as you can see the natural disasters, earthquakes, tsunami, etc. At the time of partition, many people migrated from Pakistan to settle in India. Similarly, many other migrated from India to Pakistan. Government helped them in many ways. Still, they had to struggle hard to set up their new homes and start their living.
अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब पार्टीशन का टाइम हुआ था तब कुछ इंडियंस जो कि पहले पाकिस्तान में थे वो अब इंडिया आ गए थे, और कुछ पाकिस्तानी थे जो कि पाकिस्तान में चले गए थे इंडिया से। तो इसमें गवर्नमेंट ने भी उनकी मदद करी, पर उनको भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा एंड ताकि वो अपना नया घर जो है एक नए शहर में एक नई कंट्री में सेटअप कर पाए। ओके, नाउ बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज एन एक्टिविटी। If any of your neighborhood, if any of your neighbor have migrated to different place or have settled in your area after migration, then collect the following information about them. अगर आपके पड़ोस में कोई ऐसा है जो कि कोई और जगह से माइग्रेट होकर इंडिया में आ रखा है, तो उनसे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, जैसे कि टू और फ्रॉम विच प्लेस हैज द फैमिली माइग्रेटेड। आपको पूछने की उनकी जो फैमिली है वो कौन सी जगह से माइग्रेट हुआ है, करा है उन्होंने। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द रीजंस फॉर माइग्रेशन। माइग्रेशन के क्या रीजन थे, क्यों करा आपने माइग्रेशन। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन देयर फैमिली, उनकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। नेक्स्ट वन, हु ऑल हैव हेल्प देम, और किन लोगों ने उनकी मदद करी माइग्रेशन के लिए। Now the next point is challenges of migration. A person faces several problems on moving to a new town or city. Some of them are, अब एक person जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करता है जब वो नए टाउन या सिटी में जाता है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर बता लिखी है। फर्स्ट वन इज पीपल डू नॉट एडजस्ट टू द न्यू सराउंडिंग्स एंड अनफेमिलियर पीपल इजिली। अब लोगों को थोड़ा टाइम तो लगता है सेटल डाउन होने के लिए, तो वो इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। Okay, next thing is language is often a problem. People have to learn the new language of the place. अब language भी एक problem होती है, तो लोगों को ये जरूरी है कि वो नई language सीखे उस जगह में settle होने के लिए। जैसे for example अगर कोई person है वो जापान में जा रहा है settle होने के लिए, तो उसको जापानीज सीखनी पड़ेगी। Okay, next thing is lifestyle and eating habits of the people also change when they move to a new town or city. lifestyle और eating habit भी उस person का जो है वो change हो जाता है जब वो नए town या city में move on करते हैं। Okay, there are also some advantages of moving to a new place. People learn to adapt themselves to new conditions and make their friends easily. They also learn each other's culture. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि एडवांटेजेस भी है इसका कि हम जब नई जगह में जाते हैं तो हम अपने कल्चर को भी साथ में लेकर जा रहे हैं। ओके, तो एक तरीके से हम उन दूसरे पर्सन को जो उस सिटी में रहते हैं या उस कंट्री में रहते हैं उनको अपना कल्चर के बारे में बता रहे हैं, एंड ऊपर से हम खुद सीख भी रहे हैं, उनके कल्चर को भी सीख रहे हैं हम। वो क्या खाना खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, वो सब हम सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन अमेरिका जाता है तो उसकी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो जाती है और उसकी पर्सनैलिटी में चेंजेस दिखने को मिलते हैं। ऊपर से वो पहले तो अपनी कंट्री का कल्चर भी वहां को मतलब वहां पर जो लोग होते हैं उनको बताते हैं और उनको उनके कल्चर के बारे में भी पता चलता है। ओके, नाउ बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज अ पॉइंट, डू यू नो, According to the United Nations data published every 5 years, over 2 million people from India have moved overseas in the last 5 years. अब यहाँ पर बोल रहे कि हर 5 साल में ओवर कितने 2 मिलियन पीपल फ्रॉम इंडिया जो है वो कहाँ जाते हैं, ओवरसीज जाते हैं फॉर एजुकेशन के लिए या करियर के लिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज चेंजेस इन फैमिली पैटर्न्स। Earlier, people used to live in a joint families and there were very few nuclear families. But now, members of a family live in different cities or even countries and meet each other on special occasions such as weddings. तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम पहले के टाइम जॉइंट फैमिली में ही लोग रहते थे और न्यूक्लियर फैमिली बहुत कम हुआ करती थी, पर अब कुछ रीजंस की वजह से, कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से जो फैमिली है वो डिवाइडेड हो गई है, वो न्यूक्लियर फॉर्म में हो गई है। पर जब कोई स्पेशल ओकेशन होता है, मैरिजेस होती है, वेडिंग्स वगैरह होते हैं या फिर फेस्टिवल्स होता है, तो उस समय जो फैमिली है वो एक साथ गेट टुगेदर करते हैं, वो एक साथ मिलते हैं और एंजॉय करते हैं। Now the next point is family values. Our family is our first school that teaches us the values of sharing and love. All members of a family learn many things from each other. The all-round development of a human being is in the hands of the family to which that person belongs. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारा सबसे पहला स्कूल क्या होता है, हमारी फैमिली होती है, क्योंकि हमारी फैमिली जो है एक प्राइमरी पार्ट है सोसाइटी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी का, जो हमें वैल्यूज सिखाते हैं कि कैसे हमें शेयर करना चाहिए दूसरों के साथ और प्यार से रहना चाहिए। और जो भी मेंबर्स है फैमिली के, उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिलती है। तो जो ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है एक ह्यूमन बीइंग का, वो उनकी फैमिली से ही होता है। ओके,
Now there are some points, some family values that we learn are, कुछ ऐसे family values है जो हम सीखते हैं, जैसे कि to help the people in need, to be honest and fair with everyone, to share things with others, to be a good citizen of our country, to respect all people irrespective of their caste, religion or culture, to support a family member and friends, to make efforts towards making a better society. अब कुछ ऐसे यहाँ पर points है, देखिए, जैसे कि लोगों की मदद करना और हमेशा honest रहना, सच बोलना, fair रहना एंड शेयर करना अपनी चीजों को, और एक गुड सिटीजन बना रहना अपनी कंट्री का, एंड रिस्पेक्ट करना लोगों को इरिस्पेक्टिव, मतलब ऐसे नहीं देखना कि उनका कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, कल्चर क्या है, एंड सपोर्ट करना अपने फैमिली मेंबर्स को और फ्रेंड्स को, एंड ऊपर से कुछ एफर्ट्स वगैरह करना टुवर्ड्स मेकिंग अ बेटर सोसाइटी. ओके, नाउ बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज एन एक्टिविटी, ट्राई टू फाइंड आंसर फॉर दीज. आपको कुछ आंसर्स फाइंड करने हैं, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है who all living in your neighborhood for 10 years or more. अब कौन ऐसे है जो आपके नेबरहुड एरिया में 10 साल से ज्यादा रह चुके हैं या 10 साल तक अभी भी मतलब वहां पर रह रहे हैं 10 साल से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर हाउसेज एंड द हाउसेज ऑफ दोज पीपल हु माइग्रेट फ्रीक्वेंटली. अब क्या डिफरेंस है उनके घर के बीच में और उन लोगों के घर के बीच में जो माइग्रेट करते रहते हैं हमेशा, ठीक है, यानी कि जो परमानेंटली वहां पर रह रहे हैं और जो माइग्रेट करते रहते हैं उनके घर के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आपको पता करना है. नेक्स्ट वन, हु ब्रिंग नेसेसरी आइटम्स फॉर देयर डेली यूज. और नेसेसरी आइटम्स जो है कौन लेकर आता है उनके डेली यूज के लिए, वो आपको पता करना है. ओके, now as we have read this chapter, let's move into the point vocabulary. First one is migration, movement of people from small to big town and cities in search of better jobs and prospects. Next one is emigration, movement of people from one country to another in search of better prospects and career. Next one is displacement, when people are asked to leave their home and move to some other place due to the construction of dam, bridges, etc. Now let's move into the point, things to remember. First one is transferable jobs. Migration, immigration and displacement are some of the reasons for such shifting. Next one, people face challenges when they migrate from one place to another. Next one, we learn values from our families which make a better person. I hope student that you understood this chapter. और आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और प्रैक्टिस जोन में जितने भी एक्सरसाइज पार्ट है उसे कंप्लीट करना है. Till then students, take care. Bye bye. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल. आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड आई होप कि आप सभी ने वो चैप्टर पढ़ा होगा, पिछला चैप्टर, और उसके जो भी एक्सरसाइज पार्ट थे वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे. सो नाउ लेट्स मूव इनटू द न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर सेकंड. इट इज डिफरेंटली एबल. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. We interact with the outside world through our sense organs. They are our windows to the outside world. All of us have similar sense organs that perform similar functions. There is a network of fibers in our body called nerves. Whenever we sense something, the information reaches our brain through these nerves. The nerves which take message from the sense organ to the brain are known as sensory nerves. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब भी हम इंटरेक्ट करते हैं अपने आउटसाइड वर्ल्ड के थ्रू, हम किसके थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं. और ये जो सेंस ऑर्गन्स है ये हमारे लिए क्या है, ये एक तरीके से विंडो है, खिड़कियां हैं जो हमें बताते हैं आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में कि कैसे वो दिखती है, कैसे उसके साउंड है, कैसे उसका स्मेल है, टेस्ट है, और कैसे हम उसमें फील करते हैं. ओके, सो ऑल ऑफ अस, हम सभी के पास सिमिलर सेंस ऑर्गन्स है जो परफॉर्म करते हैं सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शंस को. एंड एक नेटवर्क ऑफ फाइबर्स है जो कनेक्ट करता है सेंस ऑर्गन को ब्रेन से, वो है नर्व्स. एंड व्हेनेवर, जब भी हम कुछ चीज को सेंस करते हैं, कुछ भी चीज को सेंस करते हैं, तो जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ जाती है, हमारे ब्रेन में जाती है नर्व्स के जरिए. और जो नर्व्स मैसेज को पहुंचाते हैं अब हमारे सेंस ऑर्गन से ब्रेन में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व्स. As soon as the message reaches our brain, it processes the message at a great speed. There are specific parts in the brain that receive different types of stimuli and responds to them. When the brain reads a stimulus and understands what to do, it sends signals through the nerves called motor nerves, which direct the appropriate body part to act in a certain way. अब यहाँ पर बोल रहे हैं जैसे ही मैसेज हमारे ब्रेन में पहुंचता है, वो प्रोसेस करता है मैसेज को एकदम से, मतलब ग्रेट स्पीड में, स्नैप ऑफ टाइम में. एंड देयर आर स्पेसिफिक पार्ट, कुछ ऐसे स्पेसिफिक पार्ट है ब्रेन में जो रिसीव करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलाई को और फिर उसमें रिस्पॉन्ड करते हैं. और व्हेन द ब्रेन, जब वो ब्रेन रीड करता है उस स्टिमुलस को एंड अंडरस्टैंड करता है कि उसे अब क्या करना है, वो सिग्नल सेंड करता है
थ्रू द नर्व्स के जरिए। एंड उन नर्व्स को हम क्या बोलते हैं? मोटर नर्व्स बोलते हैं, जो डायरेक्ट करते हुए, डायरेक्ट द अप्रोप्रिएट बॉडी पार्ट कि तुम्हें उस तरीके से एक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई गर्म ऑब्जेक्ट को छूते हो तो ब्रेन में सिग्नल जाता है कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट बहुत गर्म है, तो एकदम से हाथ हटा दो, तो मोटर नर्व तुम्हें सिग्नल देगा, फिर तुम एकदम से हाथ हटाते हो, और ये जो एक्टिविटी होती है वो एकदम से होती है। ओके, हियर यू कैन सी द ब्रेन पार्ट, द ब्रेन फिगर ओवर देयर। Now the next thing is the brain stores the information that is fed to it. When whatever we experience or learn, it is stored in our brain as memory or knowledge. The circumstances in which we learn something also plays an important part in our memory or knowledge. For example, when we see a cat, all of us see the same animal, but some of us think of it as a friendly animal, while some of them think of it as a dangerous animal. All of these responses depends on the influences that place on us. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, लाइक हम जो भी एक्सपीरियंस को फेस करते हैं, हमारा जो ब्रेन है वो इंफॉर्मेशन फेड करता है, ठीक है, मतलब कि हमारे ब्रेन के अंदर कुछ अलग अलग टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, एंड जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं चीजों को या सीखते हैं जब चीजों को, तो वो हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाता है, हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस फॉर्म में भी वो स्टोर हो जाता है एंड एज अ मेमोरी। एंड द सर्कमस्टेंसेस, जिस सर्कमस्टेंसेस में हम चीजों को सीखते हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है to get our memory like store over there or knowledge. ओके, तो इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दे रखा है आपको, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कैट को देखा, 2 पर्सन है, उन दोनों ने कैट को देखा। अब एक पर्सन है, अब दोनों पर्सन के लिए तो वो सेम एनिमल रहेगा, वो कैट ही रहेगा, वो डॉग तो होगा नहीं। ओके, बट उसमें से एक पर्सन है जिसका पर्सपेक्टिव क्या है कि कैट तो बहुत ज्यादा फ्रेंडली होती है, बहुत क्यूट होती है, और एक पर्सन है जो बोल रहा है कि नहीं, कैट तो बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, खतरनाक होती है। ओके, सो इन दोनों में आपने देखा होगा कि उनकी थिंकिंग में कितना ज्यादा डिफरेंस है। दोनों ने सोचा, देखा तो सेम ही एनिमल है वो सेम ही एनिमल, बट उनका जो पर्सपेक्टिव है उसको लेकर वो थोड़ा डिफरेंट है। ऑल ऑफ दीज रिस्पॉन्ड डिपेंड ऑन द इन्फ्लुएंस, मतलब वो इन्फ्लुएंस क्या पुट हुआ है उस पर्सन में, उस पर डिपेंड करता है। मतलब ये भी है कि अगर कोई सिचुएशन है तो कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो उसे पॉजिटिव वे में लेकर चलेंगे, और कुछ होंगे जो उसे नेगेटिव वे में लेकर चलेंगे। ओके, तो सबका पर्सपेक्टिव जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है उनके ब्रेन के अकॉर्डिंग। ओके, now the next point is reasons for sensing things differently. Factors like family background, occupation, traditions and mental state are responsible for us to sense things differently. कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से हम चीजों को अलग अलग तरीके से सेंस करते हैं, जैसे कि फैमिली बैकग्राउंड हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, ट्रेडिशंस हो गए, मेंटल स्टेट हो गया। तो ये कुछ ऐसे रीजंस है जिनकी वजह से हम अलग अलग तरीके से उन्हें सेंस करते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैमिली बैकग्राउंड। The development of an individual largely depends on the family and the background of a person. If a person belongs to a musical family, he would listen to music at home and would naturally develop a liking for music. The child belonging to a vegetarian family would prefer vegetarian food, whereas a child belonging to a non-vegetarian family would prefer non-vegetarian food. अब यहाँ पर बोल रहे कि फैमिली बैकग्राउंड भी इफेक्ट करता है हमारे वे ऑफ थिंकिंग को, सेंसिंग को। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है वो म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो म्यूजिक को ज्यादा सुनता होगा और उसके अंदर भी वो जो म्यूजिकल क्वालिटीज है वो आ गई होगी। और कोई ऐसा पर्सन है जो कि प्योर वेजिटेरियन फैमिली में बॉर्न है और उसकी जो हैबिट्स है वो भी एकदम वैसी ही बन गई, यानी कि वो भी वेजिटेरियन फूड ही कंज्यूम करता है या करती है। नेक्स्ट वन, अगर कोई पर्सन है जो नॉन वेजिटेरियन फैमिली में बॉर्न हुआ है, तो उसका जो फूड का टेस्ट है वो भी नॉन वेजिटेरियन फॉर्म में ही हो जाएगा। ओके, बट ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं कहीं पर हमें कुछ ऐसे चीजें भी दिखती है जहां पर वो जो पर्सन है वो अपनी फैमिली से बिल्कुल ही अलग होते हैं। ओके, now the next thing is traditions. Our traditions also play an important role in developing our taste. Some people do not eat food that is made up of garlic and onion, as the tradition does not allow it. Whereas there are some people who relish eating snakes, worms and insects. The taste, culture and religion of each and every individual should be respected. अब यहाँ पर बोला है कि ट्रेडिशन की वजह से भी लोग डिवाइडेड है।
जैसे कि हमारी जो ट्रेडिशन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे टेस्ट को डेवलप करने में। जैसे कुछ ऐसे पर्सन हैं जो बिल्कुल भी जो लहसुन और प्याज है उसे नहीं खाते हैं, नहीं छूते हैं, तो उनका जो ट्रेडिशन है उनको वो अलाउ नहीं करता। तो उनका जो ट्रेडिशन है उन्हें अलाउ नहीं करता कि वो लहसुन और प्याज वगैरह खाए। ओके, वेरएस कुछ ऐसे भी पर्सन हैं जो पता नहीं क्या क्या चीजें खाते हैं, जैसे कि स्नेक्स खा लिया, वॉर्म्स खा लिए, इंसेक्ट्स खा लिए। ठीक है, तो उनका जो ट्रेडिशन है वो थोड़ा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द अर्लियर वन। ओके, सो हमें हर एक इंडिविजुअल के जो डिफरेंसेस है उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, द वे दे द लाइक जो फूड उनको पसंद है खाना। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज मेंटल स्टेट। The state of our mind also decides our likeness for a thing or situation. For example, when we listen to loud music on a dance floor, we like it, while same loud music while studying or when we are sick irritate us. This is because we are not in a mental state to enjoy that music at that point of time. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड भी कुछ उसमें भी कुछ इफेक्ट होते हैं। जैसे कि हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो भी डिसाइड करता है वेदर टू लाइक द थिंग और नॉट। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे आप किसी डांस में या फिर डांस पार्टी में या फिर कोई पार्टी में गए हो, वहां पर लाउड म्यूजिक बज रहा है तो आप अपने आप ही डांस करने लग जाओगे। पर अगर वही लाउड म्यूजिक उस टाइम बज रहा है जब आपके एग्जाम चल रहा है और आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो और उस समय लाउड म्यूजिक बज रहा है, तो आपको बहुत इरिटेशन फील होगा, आपको गुस्सा आएगा। या फिर आप जब बीमार होंगे और उस समय लाउड म्यूजिक बज रहा है तो आपको बहुत इरिटेशन सा फील होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि सेम लाउड म्यूजिक तो है पर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। एक लाउड म्यूजिक जो पार्टी में बज रहा है वो अच्छा है, पर एक लाउड म्यूजिक उस समय बज रहा है जब आपके एग्जाम चल रहे हो या आप बीमार हो, तो वो सेम चीज हमें अफेक्ट कर रही है। ओके, तो ये डिपेंड करता है, ये दिस इज बिकॉज हम उस मेंटल स्टेट में नहीं होते हैं। जिस मेंटल स्टेट में हमें होना चाहिए उसमें नहीं होते हैं हम, एंड यही रीजन की है कि हमें वो चीज उस समय अच्छी नहीं लगती है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज डिफरेंटली एबल्ड। Each one of us has the same sense organs and all sense organs perform the same function in our body. People who are unable to use one or more of their senses are differently abled. Such people are special and need to be taken care of. We should be sensitive towards them and treat them with love and care. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम हर एक के पास हमारे पास सेंस ऑर्गन है और हर एक सेंस ऑर्गन से हम क्या करते हैं, सेंस करते हैं चीजों को। ओके, एंड कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सेंस ऑर्गन नहीं है, कुछ ऐसे सेंस ऑर्गन है जो नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे हैं जो देख नहीं सकते, कुछ ऐसे जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते हैं। ओके, तो जो ऐसे टाइप के लोग हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पेशल पीपल बोलते हैं। एंड उनको देखभाल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो हमें उनके प्रति मतलब एकदम सेंसिटिव होना चाहिए और उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। लेट्स नो द पॉइंट। First one is the people who cannot see are known as blind people. They do not have the ability to read and write like us. Therefore, they use a special script known as Braille to read and write. A series of 6 dots is used to write and read the Braille. The blind can feel the raised dot with the help of his hand and is able to read when it is written. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो लोग जो देख नहीं सकते उन्हें हम ब्लाइंड बोलते हैं, एंड उनके पास एबिलिटी नहीं होती है कि वो चीजों को पढ़ सके अच्छे से या लिख सके जैसे हम करते हैं। तो इसी वजह से उनके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ स्क्रिप्ट बना है जिसे ब्रेल स्क्रिप्ट बोलते हैं, जिसकी मदद से वो पढ़ और लिख सकते हैं। इसमें क्या है, एक सीरीज ऑफ 6 डॉट्स है जो कि यूज टू राइट एंड रीड द ब्रेल। एंड ब्लाइंड जो है वो फील करते हैं इन रेज डॉट्स को अपने हैंड के जरिए एंड फिर उनको वो रीड करते हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि ब्रेल स्क्रिप्ट जो है उसमें जो रेज डॉट होता है उनको वो टच करके फील करके फिर उन्हें पढ़ते हैं, समझ के फिर उसे लिखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज देयर सेंस ऑफ स्मेल इज आल्सो वेल डेवलप्ड। दे कैन स्मेल इवन अ फेंट स्मेल व्हिच वी कैन नॉट। उनका जो सेंस ऑफ स्मेल होता है वो काफी अच्छा वेल डेवलप होता है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर कोई एक सेंस ऑर्गन अच्छे से काम नहीं करे तो दूसरे सेंस ऑर्गन काफी अच्छे से काम करते हैं। तो उनका जो सेंस ऑफ स्मेल है वो काफी स्ट्रांग होता है, जिससे वो पता लगा देते हैं कि अच्छा ये जो स्मेल है यहाँ इसकी है, ये वाली स्मेल इसकी है। ओके, next thing is there are some people who cannot hear and speak. They are deaf and dumb. Such people use sign language to express themselves. They observe everything very keenly.
अब यहाँ पर बोले कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, डेफ एंड डम। ओके, तो वो क्या करते हैं, वो साइन लैंग्वेज को यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो अल्फाबेट्स जो कि साइन लैंग्वेज फॉर्म में है, तो वो साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं नॉलेज गेन करने के लिए, एंड वो ऑब्जर्व करते हैं चीजों को बहुत ध्यान से। ओके, now the next point is care for differently able people. We all should be sensitive towards the differently able people. Our government has provided certain facilities for such people. हम सभी को sensitive होना चाहिए किनके प्रति, differently able लोगों के प्रति, and government ने भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनके लिए facilities है जो उनको provide की है, जैसे कि first one, many schools, colleges and universities have been set up across the country for such children. Special computers with speakers for visually challenged students have been set up. बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी ऐसे डिफरेंटली एबल लोगों बच्चों के लिए सेटअप कर रखे है गवर्नमेंट ने, एंड वहां पर स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर गैजेट्स वगैरह है विद स्पीकर, जैसे कि फॉर विजुअली चैलेंज के लिए है, ठीक है, जो देख नहीं सकते उनके लिए वो स्पीकर वाले क्या है, कंप्यूटर है, ओके, जिससे वो नॉलेज को गेन कर सकते हैं। Next thing is ramps are made available at railway stations, metro stations and shopping malls for people who use wheelchair. जो लोग wheelchair use करते हैं उनके लिए ramps बनाए जाते हैं। ramps एक sliding form में होते हैं, जैसे आप इस इमेज में भी देख सकते हो, वो ट्रेन में, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो में भी आपने देखा होगा एंड शॉपिंग मॉल में देखा होगा, तो व्हीलचेयर वालों के लिए होता है। Now next thing is special coaches have been designed in railways which have suitably designed compartments for toilets, कंपार्टमेंट्स एंड टॉयलेट्स फॉर द नीड फॉर व्हीलचेयर पीपल। अब जो व्हीलचेयर पीपल है उनके लिए एक अलग से कंपार्टमेंट होता है, अलग से टॉयलेट होता है कहाँ पर, ट्रेन में, ताकि वो इजीली जा सके वहां पर। Next thing is news for people who cannot hear is telecasted by the national TV channel in sign language. जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए न्यूज वगैरह जो है वो साइन लैंग्वेज में उनके लिए ऑर्गेनाइज कर रखा है, जिससे कि उन्हें पता चल सके कि दुनिया में क्या चल रहा है। Now, before going further, there is a point. Do you know? It is said that when one sense organ of a person does not work properly, the person relies more on the other sense organs, and thus their other sense organs work more efficiently than the normal people. यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो लोग जिनका एक सेंस ऑर्गन अच्छे से काम नहीं करता है, तो उनके जो दूसरे सेंस ऑर्गन है वो बहुत ही अच्छे से काम करता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल वन, नॉर्मल पीपल। ओके, Helen Keller was a little girl who became deaf and blind at the age of 1.5 due to illness. Since she could not hear sound for a long time, she also lost the power of speaking. अब यहाँ पर हेलन केलर के बारे में बता रखा है कि हेलन केलर जो है वो एक छोटी सी जब लड़की थी, जब वो मतलब कम से कम कितने साल की थी, 1.5 ईयर की थी, तो उन्होंने उनका जो सेंस ऑफ हियरिंग था वो लॉस कर दिया था, यानी कि वो सुन नहीं सकती थी, एंड ऊपर से वो ब्लाइंड भी थी, यानी कि वो देख भी नहीं सकती थी। एंड सिंस शी कुड नॉट, अब वो आवाज अगर अच्छे से सुन नहीं सकती है तो वो आवाज को अच्छे से बोल भी नहीं सकती है। ओके, तो उन्होंने अपना जो पावर ऑफ स्पीकिंग था वो भी लॉस कर दिया था। Here you can see the image of Helen Keller. A teacher named Anna Sullivan was appointed by her father for her. One day, the teacher put Helen's hand in water and spelled the word water on her hand. Helen understood this. She learned to read and write in Braille. She also learned how to speak from her teacher. She first used to touch the teacher's hand and mouth when she would speak, and then she used to touch her own face and mouth and say the same word. With the passage of time, she learned 5 languages. Later, she graduated from college and became one of the greatest speaker and author of all times. She wrote a book on her own life called The Story of My Life, which is an inspiration for many. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि उनकी हेलन केलर की एक टीचर थी जिनका नाम था एना सुलिवान, जो भी अंधी थी, मतलब जो देख नहीं सकती थी, एंड शी वाज अपॉइंटेड, मतलब जो एना सुलिवान है वो हेलन केलर के पापा ने उनको अपॉइंट किया था एज हर टीचर। एंड वन डे जब वो उन्हें पढ़ा रही थी एक दिन, तो वो क्या करती है कि वाटर को स्पेल करने के लिए वो हेलन का जो हाथ है वो पानी में मतलब पानी में ले जाती है, एंड ताकि वो पानी को फील कर सके और उन्हें पता चल सके कि पानी क्या होता है। फिर उन्होंने वहां से वाटर की जो है स्पेलिंग सीखी थी।
उसके बाद वो उन्होंने पढ़ना और लिखना सीखा ब्रेल में, ब्रेल स्क्रिप्ट में। उसके बाद शी ऑल्सो लर्न हाउ टू स्पीक, उन्होंने ये भी सीखा कि कैसे बोलना है, अपनी टीचर से ही सीखा। वो क्या करती थी कि टीचर के मुंह में अपना हाथ ऐसे रखती थी ताकि वो फील कर सके हर एक वर्ड को। फिर उसके बाद जब वो वर्ड को सुन अच्छे से फील कर लेती थी, तो उसके बाद वो उसी वर्ड को सेम अपने मुंह में हाथ रख के ही वैसे बोलती थी, प्रोनाउंस करती थी उन्हें। एंड जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया वैसे वैसे उन्होंने कम से कम कितनी लैंग्वेज सीख ली थी, 5 लैंग्वेज सीख ली थी। उसके बाद वो कॉलेज से भी ग्रेजुएट हो गई एंड उसके बाद वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीकर भी बनी और ऑथर भी बनी। उन्होंने अपनी लाइफ पे बेस एक स्टोरी पूरी बुक लिखी जिसका नाम था द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, एंड वो काफी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनी। Now, before going further, there is an activity. Collect information about some differently able people who have achieved success in life and are inspiration for many people. आपको क्या करना है, information collect करना है differently able people का, जिन्होंने अपनी life में कुछ ना कुछ greatest thing achieve किया है, उनके बारे में आपको एक report बनानी है, उनके बारे में लिखना है. Okay. Now, as we have read this chapter, let's move into the point vocabulary. First one is sense organs. The organs that help us to know about the outside world. Next one is differently able people, people whose one or the more sense organ do not function properly. Now let's move into the point, things to remember. First one is each and every individual is unique. All of us Next point is all of us use our sense organs to communicate with the outside world. Next one, sense organs of some people may not function properly. Such people are known as differently able people. Next point is differently able people need love and care. They should be treated with respect. Next one, Helen Keller was differently able who overcome her difficulties and was a successful author. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, और आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और इसमें जो एक्सरसाइज है प्रैक्टिस जोन में वो आपको कंप्लीट करना है. टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय.